यही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर की, जो आपके लगभग एग्जाम के जिस तरह के जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग उसी प्रकार से हम प्रश्न करने वाले हैं। और इस मॉडल पेपर में आपके 150 प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें आपके बाल विकास के 30, पर्यावरण, हिंदी लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, संस्कृत और गणित के 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। और जिनको भी करते हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। देखिए, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो है दोस्तों सृजनात्मकता के समान अर्थ में गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान रहता है या ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली जो घटक होता है वह हमारा कौन सा होता है? शीघ्र सीखता है। अगर अच्छे तरीके से अभिप्रेरणा लेकर प्रभावशाली हमारा रहेगा तो बच्चा क्या है? शीघ्र सीखता है, यानी जल्दी सीखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछले बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए या प्रखर बुद्धि बालकों के लिए दी जानी चाहिए। देखिए, जो हस्तशिल्प की शिक्षा होती है ना, किस प्रकार के बालकों को दी जाती है? जो मंदबुद्धि बालकों होते हैं उनको हस्तशिल्प यानी जो हाथ से कलाएँ होती हैं, सीखने की कुछ होती है, इन चीज़ों की शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, या एक दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। दोनों प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है, क्योंकि एग्जाम के डर से यह संभावित प्रश्न है। ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। देखिए, समझना है बच्चों को समझाना कि अगर ये करेंगे तो ऐसा परिणाम मिलेगा। तो क्या करना है? समझाना, मतलब बच्चों को उदाहरण, एग्जाम्पल्स देकर छात्रों को जो है चोरी की आदत को दूर किया जा सकता है, उदाहरण देकर दूसरों को कि ये जो चोरी करते हैं ऐसा होगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सभी कमेंट करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं टीटी फैमिली पर। यह आपका अपना टीटी फैमिली है। प्रिपरेशन को, तैयारी को मजबूत करना है तो हर एक क्लास प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए? अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए या समुदाय के विचारों को देना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप शिक्षक बन चुके हैं। अपने मन में सोचिए, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये सोचिए और फिर हमें बताइए कि जब आपकी कक्षा में प्रतिभावान बालक हैं, उनको पहचानना है, उनके लिए हमें सबसे अधिक महत्व क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो आपके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणाम देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? क्या आपके थांडाइक मनोवैज्ञानिक का है, जीन पियाजे जी का है, स्किनर का है या मेकाले का है? सभी कमेंट करके बताइए। देखिए, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में देखा जाए जिसका अभूतपूर्व योगदान माना जाता है, जब भी विकास के अध्ययन की बात की जाएगी तो आपके जीन पियाजे जी का नाम अवश्य आएगा। जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, जीन पियाजे जी की बात करते हैं, विकास के अध्ययन की बात करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को या 1 नवंबर 2010 को लागू किया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो आरटी एक्ट बना, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो बना है 2009, उसके अकॉर्डिंग जो है कब बना है? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को जो है देश में लागू हुआ है, ये ध्यान देना। ठीक है, 2009 है लेकिन लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। नेशनल कन्फर्म फ्रेमवर्क जो 2005 है, इसमें कला शिक्षा को जो है विद्यालय में जोड़ा गया है। इस जोड़ने का उद्देश्य क्या होगा? इसका जोड़ने का उद्देश्य आपको बताना है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, तो प्रशंसा वो भी विरासत शब्द अपने आप में पेडागोजी में नेगेटिव शब्द हो जाता है। किसी एक की महानता बता दिया जाए, ठीक है। छात्रों को व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, कि जी हाँ, ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का केवल यही उद्देश्य है कि छात्रों को व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित किया जा सके। अगला प्रश्न है जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन का स्थायित्व हो जाता है तब उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहा जाते हैं या विश्वसनीयता कहते हैं। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर। सभी कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। आपका एक एक कमेंट आपकी तैयारी को बेटर करता है, आपकी तैयारी को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या होगी? जीन पियाजे जी के चारों अवस्थाएं दी गई हैं। चारों अवस्थाओं में एक हमें समझना है। प्रश्न को समझ लीजिए, उत्तर आपका ऑलरेडी आ जाएगा। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अमूर्त सोच की अपेक्षा मूर्त अनुभवों द्वारा प्रत्ययों से होती है। बालकों की सोच किसके साथ होती है? अमूर्तता की न होके मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था है, जिसे हम 7 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था का नाम देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह प्रश्न है। क्या प्रश्न एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके माइंड की मेमोरी में सेव होना। अगला, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह कथन किनका है? तो ये जान लीजिए कि प्रशिक्षण और अनुभव, जब हम कोई प्रशिक्षण करते हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी तो प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि आप किस तरह पढ़ाना है। शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है। तो वो प्रशिक्षण और आपके अनुभव द्वारा जो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहते हैं। तो ये किसने कहा है, ये किसका कथन है? या आपके गेट्स का है, कॉल्विन का है, स्किनर का है या प्रेसी का है? ये शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो ये गेट्स एवं अन्य का कथन है, अक्सर ऑप्शन में आता है, तो गेट्स का कथन इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, जब कोई बालक विद्यालय जाता है तो सीखना कब शुरू करता है? जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, वह घर से बाहर निकलता है अपने जन्म से ही। अब देखिए कंडीशन 4 दी गई है, अब आपको बताना है कोई बालक सीखना शुरू करता है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। तो सीखना बच्चा कब होगा? जब इस धरती में आता है तभी से वह अपने यानी जन्म से ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या होता है? क्या वह अनुभव है, परिपक्वता है, शारीरिक विकास है या कौशल विकास है? तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम और कोई नहीं हो सकता, वह हो सकता है कौशल का विकास। क्षमता मतलब क्या होता है? कहते हैं ना हमारे अंदर ये प्रतिभा है, हमारे अंदर ये कौशल है, तो क्या होगा? ये आपकी क्षमताएं हैं, हमारे अंदर ये क्षमता है, हमारे अंदर ये कौशल है, प्रतिभा है, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ें हैं, तो इनको समझना है, क्षमता का संबंध कौशल विकास से। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, सभी को फीडबैक करना है, सभी मेरे प्यारे मित्रों को, शिक्षक बंधुओं को, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को, कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया? ये संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित? किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जाए, आपसे 101% बनना चाहिए। आपके माइंड की मेमोरी में A to Z ये नोट हो जाना चाहिए कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बनाया है? कई बार मैं बता चुका हूँ, क्या हुआ दोस्तों? बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है जो पिछली बार आपके पेपर में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि विकास का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना, सबसे सुने होंगे कि मैं चुनाव आते ही विकासों की बात होती है, बच्चों की विकास की बात होती, पैदा होता है बच्चा, घर में बातें होती, बच्चा विकास कर रहा है, विकास नहीं हो रहा, बच्चे का विकास चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। तो ये विकास दोस्तों है क्या चीज़? ये कल्पना में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन या भावना में परिवर्तन? क्या परिवर्तन हो जाए? कल्पना, आकार, व्यवहार, भावना, किस में परिवर्तन हो उसको विकास बोल दिया जाए? तो व्यवहार में। अगर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है मतलब विकास है, ये जान लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है।
अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है? अधिगम यानी जो हम सीखते हैं उसका प्रतिफल मिलना। भाई कोई चीज़ सीखेंगे उसका प्रतिफल भी मिलता, तो उसका तात्पर्य ही पूछा जा रहा है। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षा की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यवस्तु का परिमार्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अधिगम का प्रतिफल मतलब क्या होता है। कई बार बता चुका हूँ कि बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम, यानी आपने कुछ सीखा ना, मतलब परिवर्तन आया मतलब आपने सीखा, उसका अधिगम का रिजल्ट आ चुका। प्रतिफल मतलब रिजल्ट ही होता है। आइए बात करेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं? किशोरावस्था मतलब 12 से लेकर 18 अवस्था का क्या लक्षण नहीं हो सकता? सोचिए, अपने माइंड में सोचिए। शारीरिक परिवर्तन ये तो हो सकता है। व्यवहार में स्थिरता, तो स्थिरता शब्द किशोरावस्था के लिए नहीं है, क्योंकि स्थिरता तो वो किशोरावस्था में ही नहीं। संघर्ष और तूफान की अवस्था, ये कथन ही आपने सुना होगा, तो स्थिरता शब्द नेगेटिव हो जाएगा इसके लिए किशोरावस्था के लिए, तो दूसरा लक्षण नहीं होगा। बाकी अस्थिरता की समस्या होती है, संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, शरीर परिवर्तन होता है, ये तीनों चीज़ें सही हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिरता आना यह किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। अब शिक्षा शब्द 2 बार आया है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। क्या मदद करता है? भाई शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज क्यों जरूरी होता है? कि बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करे, बालक के स्वभाव के व्यवहार को जानने में, बच्चों के चरित्र के या उपरोक्त सभी के लिए। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक का जो मदद मिलता है शिक्षा मनोविज्ञान के नॉलेज से, वह बाल विकास के ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करेगा, व्यवहार स्वभाव और व्यवहार में भी, चरित्र में भी, अर्थात उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्रिएटिविटी इसमें लाई गई है। क्या क्रिएटिविटी है? एग्जाम किस तरह से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न 20 से 25% पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं आइए जानते हैं। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? यानी वस्तुनिष्ठ विधि क्या क्या हो सकती है? प्रयोगशाला हो सकती है, उपचारात्मक हो सकती है, निरीक्षण हो सकती है, लेकिन आत्मनिरीक्षण विधि ये आपके मनोविज्ञान के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ विधि नहीं होगी। इसलिए कार्य क्वेश्चन यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आपके कमेंट के, आपके फीडबैक का सर्वोपरि सम्मान करते हैं, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अपना फीडबैक, अपना शब्द रखने का सबका अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है। ध्यान दीजिएगा, हमारा देश लोकतंत्र है, सभी का बोलने का अधिकार है। तो आपके कमेंट करने का यहाँ पे अधिकार है, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। साथियों, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाता है? अब यहाँ पे क्या प्रश्न है? केवल प्रश्न है कि मूल वृत्ति संबंध संवेग, मूल वृत्ति जो संबंध होती है इसका संवेग से क्या मेल नहीं खाता है? तो ये जान लीजिए, पलायन का भय मेल खा सकता है, युद्ध प्रीता और अप्रीता घृणा, ये तीनों मेल खाएंगे। क्यों खाएंगे? कि मूल प्रवृत्ति संवेद में संवेग का है, लेकिन संवेदना और आश्चर्य, पलायन किस लिए होता है? भय के कारण होता है, युद्ध प्रीता क्रोध के कारण होता है, अप्रीता यानी घृणा को बोला जाएगा, लेकिन संवेदना आश्चर्य ये दोनों का मूल प्रवृत्ति ये संवेग मेल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं होगा, बाकी तीनों चीज़ें सही दी गई हैं, तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला कि संवेद जो सामान्यतः सुख देता हो ऐसा संवेग, मैकडूगल ने 14 संवेग दिए हैं, 14 में से कोई से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि मैकडूगल ने कितने संवेग दिए, अब उस संवेगों से प्रश्न पूछा जाएगा। संवेद जो सामान्यतः सुख देता हो, करुणा, एकाकीपन, भूख या आत्माभिमान, सभी लोग बताइए। संवेग जो सामान्यतः सुख देता हो, तो सामान्यतः सुख क्या कौन दे सकता है? आत्माभिमान। करुणा, एकाकीपन, भूख ये सब अलग अलग होती, लेकिन आत्माभिमान जो होता है, जहाँ सुख की बात आती तो संवेद में जो सामान्यतः सुख देता है वह आत्माभिमान होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अब अमूर्त स्थायी भाव कौन सा हो सकता है? आदर, पशु, निवास, प्रस्थान, क्रोध। और ये बता दूं इस बार 5 नंबर आएगा संवेग से, क्योंकि पूरे ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम मुझे भी पता है कि 20 से लेकर 25 दिनों फिर से होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि फार्म जो है 5 लाख से लेके 7 लाख तक फार्म आने वाले हैं। कुछ क्वालिफाइड हो चुके हैं पहले से ही, तो कुछ लोग ना डालेंगे, कुछ लोग डालेंगे भी क्वालिफाइड होने के बावजूद भी। तो 5 से 7 लाख फार्म आने वाले हैं। कौन सा अमूर्त स्थायी भाव याद रखेगा? ऐसा अमूर्त जो स्थायी हो।
तो होता आदर। ऐसा अमूर्त स्थायी भाव, तो अमूर्त स्थायी भाव किसका होता है? आदर। किसका हो जाएगा? आदर इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, फीडबैक सभी लोग कीजिएगा कि किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना किसका उदाहरण होगा। हर प्रैक्टिस सेट में किसी को एक को पकड़ के लिया जाएगा। आज संवेग से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए, कल किसी और टॉपिक पे किया जाएगा। तो हर प्रत्येक दिन आपको अलग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाए, किसी लेवल से एग्जामिनर पूछे, आपसे बनना चाहिए, आपके माइंड की मेमोरी में एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। तो किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना, सक्रिय सहानुभूति का उदाहरण है, निष्क्रिय का होगा, व्यक्तिगत होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति दे, कोई दुखी व्यक्ति हो और उसको सहानुभूति दिया जाए तो उसमें कौन सा वो होगा? वह निष्क्रिय हो जाएगा। क्यों निष्क्रिय होगा? क्योंकि आपका प्रश्न ही नेगेटिव है। क्योंकि दुखी व्यक्ति को सहानुभूति देने के दो शब्द अगर कहना है तो आपका निष्क्रिय होगा। ठीक है, अगर ये जानना जरूरी है कि क्यों होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट में आपको डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। अगला, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं होता है? तो किसी व्यक्ति का जब विकास होता है, और विकास के संबंध में आप सभी लोग जानते हैं कि जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा होता है। जैसे 5 उंगलियां हैं ना, तो 5 उंगलियां क्या हो गई? पूरा विकास हो गया। इसमें से एक उंगली वृद्धि हो गई, तो क्या होगा? एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। तो परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, ये विकास के संबंध में नहीं है। देखा और माप नहीं सकते हैं, क्योंकि विकास की बात हो रही। वृद्धि को आप ठीक है माप सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं माप सकते। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि क्या सही नहीं दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, बाकी ये दोनों सही दिए गए हैं विकास के संबंध में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तित्व के जैविकी निर्धारक घटक कौन होगा? वातावरण, वंशानुक्रम, भौगोलिक या आर्थिक हो जाएगा। तो व्यक्तित्व की जैविकी निर्धारक घटक बताना है। तो जैविकी निर्धारक घटक आपका यहाँ पे कौन सा होगा? वंशानुक्रम होता है, सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है, और पिछले वही वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है, पेडागोजी में पूछा गया, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह तत्व, तीव्र संयोजन। देखिए, शारीरिक और मानसिक ये दो चीज़ें तो होके रहेंगी किशोरावस्था की विशेषता, लेकिन इसके साथ समूह का महत्व भी होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, किशोरावस्था में भी रहना पसंद करता है, तो समूह का महत्व हो जाता है। लेकिन तीव्र समायोजन कर लेना, बच्चा जो है तीव्र संयोजन कर लेना, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये भटकने की अवस्था कहलाती है, भूलने भटकने की अवस्था है। इसलिए संयोजन जो है, परिपक्वता तो आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है संयोजन में, तीव्र संयोजन की अगर बात होती है। बाकी कुछ लोगों का समूह पर भी ऑप्शन आ रहा होगा कि समूह का महत्व भी आ जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में समूह का महत्व ज़्यादा होता है, बच्चा खेलना समूह में पसंद करता है, रहना पसंद करता है। लेकिन किशोरावस्था में भी समूह में ज़्यादातर आप देखते होंगे। तो सी और डी में मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विशेषता नहीं होगी। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ, शिक्षक बंधु हैं। अगला, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, आत्म अभिव्यक्ति से, सहयोगात्मक कार्य से, या उपरोक्त सभी से होता है। तो इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि बालकों में अधिगम संबंधी योग्यता का विकास रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से भी होता है, आत्म अभिव्यक्ति से भी होता है, सहयोगात्मक कार्य से भी होता है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, शारीरिक विकास को, संकल्प शक्ति को, या आत्मविश्वास को। सभी बताइए, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। प्रत्येक ऑप्शन अपने आप में कह रहा है कि मैं सही हूँगा, प्रत्येक ऑप्शन अपने आप में पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो थकावट और बीमारी शब्द दिया गया है, और इसमें मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। तो थकावट बीमारी को लेकर देखा जाए तो आपका शारीरिक विकास आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सीखने की प्रक्रिया जो है, किसने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है? किसने कहा है? सभी लोग बताएंगे। क्या वुडवर्थ ने कहा है, मॉर्गन ने, थॉर्नडाइक ने, क्रॉनबेक ने? किसने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है? मतलब हमें विकास अगर करना है तो सीखना पड़ेगा। तो आप कोई नहीं, आपके वुडवर्थ ने कहा। वर्थ मतलब जन्म होना, तो विकास का जन्म अर्थात सीखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीखने के संबंध में सही नहीं दिया गया है?
सीखना कुछ नया करना होता है। सीखना अनुभवों का संगठन होता है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। ये सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हो सकती हैं। तो इनमें से सीखने के संबंध में क्या सही नहीं होगा? सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं। तो क्या पहला प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सामग्री उपयोग नहीं है। श्याम पट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथा या कहानी कथन और सारांशीकरण की बात करेंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सामग्री उपयोग क्या नहीं होती है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। यानी आपके लिए जानना जरूरी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सामग्री का उपयोग क्या क्या होता है। देखिए, श्यामपट्ट होता है, फ्लैश कार्ड होते हैं, चित्रकथाएँ होती है, लेकिन कहानी का जो सारांशीकरण होता है यह उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सामग्री नहीं होती, यानी कहानी रचना के लिए सामग्री उपयोगी नहीं होती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाए। आई होप सभी लोग समझ अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और एक भाषा के अध्यापक बन जाएंगे, तो आपके लिए क्या बड़ी चुनौती होगी? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, या बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों का अभाव। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, ये एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वह बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, ये संभावित प्रश्न है कि पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होता है? वर्णमाला से होना चाहिए, कहानी से होना चाहिए, कविता से होनी चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होता है? अक्सर आप लोग वर्णमाला करते हैं कि पहला छोटा सब चीज़ यहीं से होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पढ़ने का जो प्रारंभ होता है वह अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न था, तो सी-टेट में अर्थपूर्ण सामग्री को सही माना गया है, तो आप लोग भी ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा पुस्तक में हाथ लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बताकर व्याख्यान करते जाना, इस शिक्षण प्रणाली का नाम क्या होगा? इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। यानी कि सबसे पहली बात कि वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बताकर व्याख्यान अगर शिक्षक कर रहा है तो वह शिक्षण प्रणाली सूक्ष्म होगी, ज्ञातव्य होगी, असंगठित होगी या व्याख्या होगी। तो स्वाभाविक बात है, अगर कोई अध्यापक अध्यापिका शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ वाचन कराया जा रहा हो और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना, जो इस शिक्षण प्रणाली का अंश हो, तो पीबी व्यापम ने इसको सूक्ष्म प्रणाली को सही माना है। जी हाँ, सूक्ष्म प्रणाली इसको सही माना है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटे छोटे, क्योंकि कठिन शब्दों का अगर अर्थ को बता रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, तो सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है। तो व्यापम ASV जो है आपका, उसको फर्स्ट ऑप्शन सही माना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था। आपके अकॉर्डिंग किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, लिंक मैं दे दूंगा। टेलीग्राम में ऐसा होगा, जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ पे आपको सभी लोग जुड़ेंगे और सभी लोग वहाँ पे जो क्वेश्चन जो चीज़ें होंगी वो सभी लोग शेयर करेंगे, ठीक है। वहाँ से जिनका एग्ज़ाम आगे होगा तो उन चीज़ों को हम आपको बताने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर एक डेली आपको वहाँ पे अपडेट मिलेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए हैं, क्या हमें तैयारी करना चाहिए, सभी अपडेट मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की भूमिका क्या होती है? छात्रों को उत्तीर्ण करना, छात्रों का अनुत्तीर्ण करना। तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण से मतलब नहीं होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ये थोड़ा निगेटिव हो जाएगा। भाषा का प्रयोग की कुशलता का आकलन ये हो सकता है सरल प्रश्न पत्र बनाना। तो कहीं ना कहीं देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की भूमिका, अगर भाषा प्रयोग और ये दोनों हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों को उत्तीर्ण करना, अनुत्तीर्ण करना ये भी शामिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रीजन ये है दोस्तों कि भाषा के प्रयोग की कुशलता का आकलन करना ये भी आपका जरूरी है और सरल प्रश्न पत्र बनाना भी, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की भूमिका।
वैसे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए कि भाषा के प्रयोग की कुशलता का आकलन होना चाहिए। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए? भाषा प्रयोग की कुशलता का आकलन होना चाहिए। लेकिन व्यापम ने इसको डी माना है, सरल प्रश्न पत्र बनाना। आपके अकॉर्डिंग क्या है? हमारे अकॉर्डिंग तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग भी हमें बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम कैसा होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हिंदी भाषा, प्रादेशिक भाषा। और बता देता हूँ, ये जो राष्ट्र, मातृ और द्वितीय और प्रादेशिक भाषा है, एक प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो बालक, बालिका, छात्र छात्राओं को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि पहला जो बच्चा समझेगा वह मातृभाषा में ही समझेगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य क्या नहीं होता है? यानी आपके लिए जानना जरूरी है कि भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य क्या क्या होता है। बोलकर अभिनय अभिव्यक्ति बताना होता है, दूसरों को सुनकर समझना भी होता है, और पढ़कर अर्थ ग्रहण भी होना है। क्योंकि ये जो तीनों दी गई हमारी पॉजिटिव दी गई हैं। लेकिन किताब खरीदना, तो शिक्षण का समान उद्देश्य यह नहीं होता कि किताब खरीद लें तो शिक्षण हमें प्राप्त हो जाएगा। शिक्षण का समान उद्देश्य होता कि बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना, और पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा, नहीं डी ऑप्शन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, या ये सभी हो जाएंगे? तो मातृभाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? मानसिक विकास भी करना होता है, शारीरिक विकास भी करना होता है, बौद्धिक विकास, इन सभी पर विकास होगा। तो मातृभाषा का उद्देश्य होता है इन सभी का विकास करना, क्योंकि जब इन तीनों का विकास होगा तभी जो है बच्चे का अच्छे तरीके से वह शिक्षण ग्रहण कर सकता है। अगला है कि अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि इनमें से कौन सी होती है? खेल विधि, अनुच्छेदन विधि, अनुतरंग विधि, या अनुच्छेदन एवं अनुतरंग विधि दोनों हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, आप सभी लोग जानते हैं कि अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी आपकी खेल विधि होती है। क्योंकि हम प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात करेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं। आपको लेवल पर भी ध्यान में दिमाग में रखकर चलना है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ, या I.K. डेविस जी हैं? सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय अगर के प्रवर्तक पूछा जाता है तो I.K. डेविस जी है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही कर लेना है, नो डाउट, एक नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर, B.S. ब्लूम, या B.O. स्मिथ? तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो B.S. ब्लूम का ही नाम आता है। यानी यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो और भी इम्पोर्टेंट है कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं दिया गया? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। तो कठोरता शब्द निगेटिव हो जाएगा। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, बिल्कुल सही बात है। और भाषा जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगा, ये भी सही बात। तो C और D ये दोनों हमारे सही दी गई हैं भाषा की प्रकृति के संबंध में। और भाषा की नियमन व्यवस्था ये भी सही है। तो कौन सा कथन उचित नहीं है? B ऑप्शन, क्योंकि B ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करते हैं। कठोरता शब्द पेडागोजी में निगेटिव है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव शब्दों और ऑप्शनों को समझना है, और जो चीज़ें यही समझेगा वही एग्जाम में बल आएगा, ध्यान रखिएगा। पढ़ने के साथ साथ कई चीज़ें समझना जरूरी होता है, इसलिए कहते हैं माइंड की मेमोरी में A to Z ये समझते जाइएगा और अंत तक अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। साथियों, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। क्या प्रयोग? मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग शिक्षक बन गए हैं और आप कक्षा में जाते हैं। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय आप किसका सर्वप्रथम प्रयोग करेंगे? भाषा की समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का, या शुद्ध उच्चारण का? सभी लोग बताइएगा।
कहीं ना कहीं देखिए एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वोत्तम प्रयोग की बात करेंगे। देखिए भाषा की समझ, ध्वनियाँ, शुद्ध उच्चारण ये आपको अलग दिख रहे हैं, लेकिन जो तीसरा टॉपिक है निरर्थक शब्दों का, ये आपको अलग ही दिखेगा, तीनों से डिफरेंट दिख रहा है, और जो तीनों से डिफरेंट लिखे वही आंसर होता है। अर्थात एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते हुए सर्वोत्तम प्रयोग निरर्थक शब्दों का होता है। भाषा सीख रहे हैं तो निरर्थक शब्द बताना बहुत जरूरी होता है कि ये निरर्थक शब्द है। अगला प्रश्न, किसी दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वयं सोचिए, जब आप कोई कार्य करते हैं उस समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए आनंद का या अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, उपभोक्ता का प्रकार का कार्य या उपभोक्ता प्रकार कार्य, निर्माणात्मक प्रकार कार्य, दोनों की बात करें। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे ही ड्रिल अभ्यास कार्य कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ड्रिल और अभ्यास कार्य। फर्स्ट ऑप्शन ही द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, चित्र द्वारा, संवाद द्वारा, खेल खेल द्वारा, लेखन द्वारा। हिंदी पेडागॉजी बहुत ही नॉर्मल होती, थोड़ा क्रिएटिव होते हैं, चीज़ों को समझना है, और ग्रामर पोर्शन तो थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो जो चीज़ें पिछले ईयर में ग्रामर पूछेंगे उन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि शब्द आपके ग्रामर, अपठित, गद्यांश, पद्यांश से शब्द पूछे जाएंगे, उनमें से ग्रामर आएगा। तो ग्रामर को आपको क्या बनना? डेप्थ बनना चाहिए, ठीक है, उनके एग्जाम्पल, उनकी परिभाषा बननी चाहिए। तो साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती, खेल खेल में की जाती। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी, बालक, बालिका किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन, निगमन, प्रदर्शन, प्रोजेक्ट। और ये चारों विधियों से एक प्रश्न आएगा, ये देखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल दी जाएगा लेकिन ये इन विधियों से प्रश्न आएगा, एक नंबर पक्का होगा यहीं पर, आगमन, निगमन, प्रदर्शन या प्रोजेक्ट विधि। तो जब प्रयोगशाला कार्य पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट पे नहीं करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट और का प्रयोगशाला संबंधित हो जाता है, लोगों को लगता है प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी जो है वह आगमन विधि का उदाहरण से नियम की ओर अनुसरण करता है, ये ध्यान रखना। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होनी चाहिए? व्याख्यान, समस्या समाधान, आगमन या निगमन। देखिए प्राथमिक कक्षा में, तो प्राथमिक कक्षा में नियम बता देना, याद करा देना जरूरी नहीं है, व्याख्या भी नहीं है, समस्या समाधान भी नहीं है, तो सबसे जरूरी होती प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो एक हमारी दृष्टि से वहाँ पे आपकी आगमन विधि सर्वोत्कृष्ट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को उदाहरण देकर समझाया जाएगा तो बच्चा समझ जाएगा, और उदाहरण ऐसा देना चाहिए जैसे बच्चे को जीवन से संबंधित हो, जो बच्चा देखता सुनता आ रहा हो, घर में ऐसा चीज़ें उदाहरण दीजिए, उसके बच्चे के आसपास हो वो चीज़ें, तभी बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। इनमें से धनहीन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धनहीन मतलब धन से हीन, तो से का आ रहा तो कहीं से का अर्थ मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा, और समास से पूछा जाता है, तत्पुरुष समास में पहला ही पद प्रधान होता है, जैसे नेत्रहीन, इसमें नेत्र से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, दयाहीन में भी तत्पुरुष होगा, तो दया शून्य शब्द या दया से शून्य समास विग्रह होता है। तो इन चीज़ें हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यानपूर्वक समझना है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्याएं कितनी होती? 40, 47, 31, 33। तो मूल व्यंजन सभी लोग जानते हैं कितने होते हैं, सभी लोग जानते हैं ना, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, तो सरल भी प्रश्न आएंगे, घबराइए मत। इनमें से धात्विक शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ, अयादि, व्यंजन, यण। तो धात्विक शब्द दिया गया, धात्विक मतलब इसमें कहीं ना कहीं यण स्वर संधि की बात होगी, और इसमें क्या होता है, ऊ धन ई और वा धन ई, जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे यण स्वर संधि होती है। अगला है, इनमें से मुहावरा आगे का पैर पीछे पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? तो आगे का पैर पीछे पड़ना का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। मूर्ख होना, स्वार्थ सिद्ध होना, विपरीत गति या दशा में पड़ना, कल्पना या ख्वाब में घूमना। तो आगे का पैर पीछे पड़ना मतलब विपरीत की बात हो रही ना कहीं, आगे का पैर पीछे, तो आगे और पीछे यहाँ पे विपरीत की बात हो रही, तो कहीं विपरीत गति या दशा में पड़ना ही आगे का पैर पीछे पड़ना कहला जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द जो है दया का विलोम होगा?
तो दया यानी करुणा, तो दया का अनुकंपा, करुणा, सात्वना या निर्दया। तो कहते हैं ना दयालु, कहते हैं बिल्कुल निर्दयी है, ठीक है, निर्दयालु है। निर्दयी शब्द होते हैं मतलब दया का विलोम निर्दयता हो जाएगा, यानी क्षमा याचना इसके अंदर कुछ नहीं है। अगला है निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या यण स्वर संधि की बात करते हैं। तो निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो निराशा में प्रयुक्त जो संधि कहलाती है विसर्ग संधि कहला जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से ना। निराशा, निधन आशा हो जाए, क्या हो जाएगा इसका? निधन आशा। तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, ठीक है। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जो संवारा या साफ ना किया गया हो। क्या शब्द दिया गया है? जो संवारा या साफ ना किया गया हो। अपमार्जित, अतार्किक, अजर या आचमन, क्या बोला जाएगा? तो जो संवारा या साफ ना किया गया हो उसको अपमार्जित कहते हैं। क्या बोलेंगे? अपमार्जित। अगला है काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है, सभी लोग जानते हैं। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या होती है? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपयुक्त सभी विधि। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। तो मातृभाषा की प्रमुख जो शिक्षण विधि कहलाती है वह अनुकरण विधि कहलाती है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक है सभी। देखिए शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण होता है ना वह ज्ञानात्मक पक्ष में भी होता है, भावात्मक में भी होता है और क्रियात्मक में भी होता है। अर्थात शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकरण इन तीनों में होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? आगमन, निगमन, प्रदर्शन या प्रोजेक्ट विधि। तो आप सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, स्थूल मतलब बड़ा होता है। तो छोटे से बड़े की ओर जो शिक्षण सूत्र पालना होता है वह होता है हमारा निगमन विधि, ठीक है। मतलब नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण बड़ा हो जाएगा, नियम छोटा होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म मानी छोटे से बड़ा है तो कहीं ना कहीं निगमन विधि आ जाएगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, इनमें से अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते हैं, उसे क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अशुलिपि, देवनागरी लिपि, श्रुतलिपि या सुलेखन। अब यहाँ पे दो चीज़ों में आपका कन्फ्यूजन होगा। अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कोई सुलेखन, लेकिन यहाँ पे श्रुत लिपि की बात करेंगे। श्रुत लिपि को सही माना गया है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। तो श्रुत लिपि को यहाँ पे सही माना गया है। निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या होता है? छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को बढ़ाना, छात्र की समस्याओं के लिए सांत्वना देना, छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना, या छात्र की कठिनाइयों के लिए उसे सहानुभूति देना। देखिए उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य जो होता है वही होता है कि छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना। सिंपल सी बात है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ पर हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया, जो पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न किए, कुछ संभावित प्रश्न भी किए हैं। A to Z इसी प्रकार से पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर में भी इसी प्रकार से पूछा गया था, और आपके ग्रामर पोर्शन भी लगभग इसी तरह से ही पूछे जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग लग जाइए, प्रिपरेशन में समय बहुत कम है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, और हो सके तो हमारे इंस्टाग्राम पे जयसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कर लें, ताकि जो भी आपके क्वेश्चन हो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से इसलिए जुड़ना है क्योंकि जो पेपर होने वाले उनका फीडबैक वहाँ पे मिलेगा, क्या कैसे पेपर आया आपको, क्या आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो सभी डेली अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए। तो असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण में जो भी हो
हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को खाली स्थान बनने में सहायता करना होना चाहिए। ये प्रीवियस या पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जब भी असाधारण बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को बनने में सहायता करना होना चाहिए। शारीरिक तौर से सक्षम बनने में, भावात्मक रूप से स्थिर बनने में, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में या अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित करने में। तो आप सभी लोग, आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए कि साधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित बनने में सहायता करना या सहायता होना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान पर समझिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि विषय वस्तु का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि आप शिक्षक बंधु हैं, आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, इसलिए आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि जो विषय वस्तु का मूल्यांकन होगा वह किस पर आधारित होना चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में आपका क्या कमेंट होना चाहिए? वार्षिक बाह्य परीक्षण, आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण, आंतरिक परीक्षण उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सभी लोग जानते हैं कि जब भी विषय वस्तु के मूल्यांकन, क्योंकि विषय वस्तु मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आना ही आना है। तो विषय वस्तु का मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षणों पर आधारित होता है। इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलापें महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि वे विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या वे प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका की स्थानिक विश्लेषणात्मक योग्यता को संवर्धन में सहायक होते हैं, या वे गणित को कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता को क्या करती हैं? संवर्धन में सहायक होती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली उचित अवसर देना, अवसर पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें शब्द भी देखना है कि इसमें क्रियाकलाप, चुनौतीपूर्ण, ज्यामितीय पहेलियाँ इन इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन देखना है। ठीक है, ये नहीं कि अवसर हमारा पॉजिटिव हो तो बस अवसर वाले ऑप्शन को सही कर देना। प्रश्न समझिए क्या पूछ रहा है। अगला, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षण प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ना, उपरोक्त सभी। चाहे आपकी हिंदी पेडागॉजी हो, संस्कृत पेडागॉजी हो, चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ्स हो, सभी में मूल्यांकन से रिलेटेड प्रश्न 1 नंबर का आता ही। मूल्यांकन से प्रश्न आएगा ही, उद्देश्य पूछा ही जाता है हर सब्जेक्ट में, पेडागॉजी में। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी होता है, प्रणाली में सुधार करना भी होता है और विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना भी होता है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स नीचे बना हुआ है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस बार 101% एमपीटेट एग्ज़ाम को फतेह करना है, तो आपका प्रत्येक प्रैक्टिस सेट अटेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन में कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर में मैथ्स पेडागॉजी में पूछा गया प्रश्न था। तो प्राइमरी कक्षा मतलब 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाए? औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक, केवल 1, केवल 2 या केवल 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। अब आपको ये चीज़ समझना कि प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं और उनको रेखा गणित अध्ययन पढ़ाना है। तो प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं तो कहीं कहीं हम औपचारिक रूप से तो नहीं पढ़ा सकते, उन्हें कैसे पढ़ाना पड़ेगा? अनौपचारिक रूप से, उदाहरण के द्वारा समझा कर। ठीक है, तो हमें किस प्रकार से पढ़ाना पड़ेगा? अनौपचारिक रूप से। जी हाँ, प्राइमरी कक्षा बालक बालिकाओं के रेखा गणित का अध्ययन अगर भाग का पढ़ाना है तो अनौपचारिक रेखा गणित उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अनौपचारिक मतलब केवल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं परीक्षण, मूल्यांकन, परीक्षा या परिणाम। क्या किया जाता है जब किसी परिकल्पना का हम परीक्षण करते हैं?
किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए अब क्या करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या वह परीक्षण है, मूल्यांकन है, परीक्षा है, परिणाम है? सभी लोग बताइए। तो परिकल्पना पर शब्द आता है, परीक्षण में भी पर शब्द आता है। तो हमारे प्रश्न पर उत्तर दिया गया है कि किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए परीक्षण करते हैं। तो परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रायोगिक कार्य आवश्यक होता है। अगर कार्य पूछा जाए तो प्रायोगिक कार्य आवश्यक होता है जिसमें परीक्षण अनिवार्य किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझना है, फीडबैक करना है, प्रिपरेशन को मजबूत करना है। अगला प्रश्न, किसी विद्यार्थी बालक बालिका में इनमें से क्या आंकना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में आपसे कोई, मान लीजिए एक मीटिंग हो रही शिक्षकों की और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बताइए सभी कि बालक बालिका विद्यार्थियों में आपके क्या आंकेंगे? किसी विद्यार्थी में आपको क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। तो क्या करेंगे आप लोग? किस ऑप्शन को चुनेंगे? तो किसी विद्यार्थी में क्या आंकना चाहिए? अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। क्या ऐसा ही दिया गया है? क्योंकि देखिए, बिना समझे रटने की क्षमता तो ये तो हम नहीं आंक सकते। शिक्षक को सुनने की क्षमता, तो ये क्षमता जो शब्द दिया गया है सुनने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अवधारणाएं ना समझने पर भी, अगर बच्चा कोई अवधारणा नहीं समझ रहा फिर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, ये जो दिया है विद्यार्थी में आंकना चाहिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते समझते हैं कि अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, ये आपके विद्यार्थियों में देखना चाहिए, आंकना चाहिए कि क्या बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और उसका रीजन पता करना चाहिए, उसका उपचारात्मक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? अब आपको बालक बालिका को माप का संदर्भ पढ़ाना है, तो मापन प्रणाली आपके चैप्टर में ही है, ठीक है, सिलेबस में ही है। तो अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना। जी हाँ, जो माप होती है उससे हम पहले अप्रामाणिक मापों को करेंगे, इसके बाद हम प्रमाणिक में करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम्पल बताएंगे कि एक बीता, एक हाथ, इतने फिट, इतना माप, इतना चीज़ें होती, इतना इंच होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे मतलब प्रमाणिक मापों को उपयोग में क्या करना है? अप्रामाणिक मापों के बाद करना है। यानी अप्रामाणिक माप पहले बच्चों को बताएं, इसके बाद फिर जो प्रमाणिक माप होते हैं वो उसको बता दें। ये से प्राथमिक स्तर में माप के संदर्भ में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है? मापन की त्रुटियों का पता चलता है और प्रमाणिक माप का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि अप्रामाणिक में त्रुटियां होती हैं, ठीक है। तो जब प्रमाणिक में पूरा A to Z हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो उनको पता चलता है कि प्रमाणिक माप ज़्यादा सही है, इसमें त्रुटियां कम होती हैं। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और आपको पता है सही नहीं वाले ज़्यादातर पूछे गए थे। तो उपचारात्मक शिक्षण ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये समझ लीजिए। तो उपचारात्मक शिक्षण में कौन सा सही दिया गया ये जानना जरूरी होता है। ये विशेष शिक्षा के समान होता है, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना केवल विशेष ज़रूरतों वालों के लिए, छात्रों के लिए ही नहीं है, उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना भी होता है, केवल विशेष ज़रूरतों वालों के लिए नहीं होता कि केवल, तो केवल शब्द तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, को समझें, केवल विशेष ज़रूरतों के लिए तो नहीं, उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये विशेष शिक्षा के समान होता है, ये उपचारात्मक शिक्षण का संबंध नहीं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पीवी ने फर्स्ट ऑप्शन को सही माना है। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है आप लोग भी हमें फीडबैक करके बता सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, गणितीय पहेलियाँ और खेल किस पे मदद करते हैं? जो गणितीय पहेलियाँ होती हैं, कहते हैं ना बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को गणित में पहेलियों के माध्यम से पढ़ाइए, खेल के माध्यम से गणित सिखाइए। तो ये जो गणितीय पहेलियाँ और खेल होती हैं क्या मदद करती हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित के आनंददायक बनाने में, या समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में होता है। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए। तो गणितीय पहेलियाँ और खेल जो होती हैं किस पर मदद करती हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में भी करती हैं, और गणित और प्रतिदिन के विचारों के संबंध में संबंध स्थापित करने में,
और गणित को आनंदक बनाने में, क्योंकि पहेलियाँ और खेल के माध्यम से बच्चे सीखेंगे तो आनंददायक होगा, यानी खुशी खुशी होके सीखेंगे, समझेंगे। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित करना ये भी पॉजिटिव। तो गणितीय पहेलियाँ और मदद क्या करते हैं, इन सभी में मदद करते हैं। चारों ऑप्शन हो, तो चारों ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। अब ये ध्यान देना, ज्यामितीय समझ को विकसित करना है। ज्यामितीय समझ के लिए 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो ज्यामितीय समझ के लिए सबसे पहला जरूरी होता है दोस्तों मानचित्र चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, फिर अनौपचारिक निगमन। ठीक है, तो ज्यामितीय समझ के लिए सही श्रेणी क्रम क्या है, डी ऑप्शन होगा हमारे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग अगर किसी ऑप्शन पर डाउट है बेफिक्र आप लोग बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक, फिर होता है अनौपचारिक। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, औपचारिक के बाद फिर अनौपचारिक। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। प्रतीकात्मक भाषा, जिसमें गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, रोजमर्रा की भाषा आती है। रोजमर्रा की भाषा में गणितीय स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा आ जाएगी। या आपके गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण की स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। अभी आप समझ में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट आया होगा कि क्या पढ़ रहे हैं सर। देखिए साथियों, जब कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता की अगर बात करें, उनमें कम समस्याओं को प्रदर्शित करने में क्या पढ़ाया जा सकता है। जब बच्चे समस्या गणितीकरण में करते हैं ना, उनमें पहले रोजमर्रा की भाषा से शुरुआत करें, जिसमें गणितीकरण की स्थिति की भाषा होनी चाहिए, गणितीय समस्या समाधान की भाषा होनी चाहिए और प्रतीकात्मक भाषा होनी चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्रम पूछा जाएगा, किस क्रम से आपको बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगला, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग अर्थात जोड़ निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया। तो जब आप कक्षा 2 के बच्चों को योग और जोड़ वाला देते हैं कि एक टोकरी में 5 सेब हैं, उनमें 7 सेब और डाल देते हैं, तो टोकरी में कितने सेब हुए। इस प्रकार के शाब्दिक वाले जो प्रश्न होते हैं किस मॉडल श्रेणी से होते हैं, संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या समुच्चय। तो अगर एक टोकरी में 5 हैं, 7 और डाल देते हैं, तो टोकरी में कितने सेब हुए, तो कहीं ना कहीं यह जो शाब्दिक प्रश्न है आपके समुच्चय मॉडल श्रेणी से संबंधित हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह करना, इकट्ठा करना। ठीक है, सभी लोग समझ गए, नो डाउट। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। विद्यार्थी बालक बालिका के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, गणितीय संबंधी तत्वों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। तो आप जानते हैं इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। वो सरल वाले प्रश्न नहीं आएंगे, एक लाइन और 4 ऑप्शन मिल गए, उत्तर दे दिया। अब कठिन प्रश्न आते हैं। तो शिक्षार्थी बालक बालिका के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित जो संकेतक होगा वह है गणित संबंधी तथ्यों को संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है। जो गणित का मूल्यांकन होगा उसमें आपका उद्देश्य पद शामिल होता है, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन, ये सभी शामिल होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, आप सभी लोग जानते समझते हैं, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, कि गणित मूल्यांकन में जो पद शामिल होता है उद्देश्य भी होता है, अधिगम, अनुभव भी होता है और मूल्यांकन भी होता है। अर्थात साथियों उपरोक्त सभी ऑप्शन इधर राइट आंसर प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न आइए जानते हैं क्या पूछा गया था। पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न था, एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, 46 अनुत्तीर्ण हैं, कितने उम्मीदवार होंगे। तो प्राइमरी लेवल में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो एक परीक्षा में यहाँ पे कितने अभ्यर्थी दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिए। एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण, मतलब 100 में से 92 लोग क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, और 46 अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने उम्मीदवार उपस्थित हैं, जिनसे बन रहा है। वीडियो पॉज करें, कमेंट करके हमें आंसर देखिए, इसके बाद सोल्यूशन देखिए। मान लीजिए कुल उपस्थित छात्र यहाँ पे 100%,
उपस्थित छात्र कितना है 100% अगर हम मानते हैं, 100% यहाँ पे अगर हम मानते हैं, तब आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र यहाँ पे कितना दिया गया 92% दिया गया। तो अनुत्तीर्ण हम कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 92 कर लेना है, तो हमारे अनुत्तीर्ण निकल आएंगे। तो 100 माइनस 92 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8% आएगा, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 46 तो हमारी संख्या दी गई है, प्रतिशत में निकाल लेंगे तो 8% हमारे अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे। तो 8% का 46 में निकाल लेना है, तो 8% का 46 में निकालिए सभी लोग। तो 100% क्या होता है, 100% बराबर 46/8 कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन 100 भी करेंगे, ठीक है। 46/8 गुणे 100 कर लीजिए, तो 46 में 8% हमारा निकल आएगा। तो इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे 25 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 46 को, तो आ जाएगा 23। अब 23 गुणे 25 कर लीजिए, 23 गुणे 25 करिए, आपका उम्मीदवार उपस्थित जो संख्या वह निकल आएगी, क्योंकि 100% है हमारा कितना है 46/8 मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेना। तो 100 में कितने उत्तीर्ण हैं आपके 46 अनुत्तीर्ण हैं, और प्रतिशत में 8% अनुत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 575। कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए 575 उम्मीदवार हुए। अब जिनको ये देखना है कि ऐसी चीज़ें हो रही तो 575 का आपको 8% देखिए कि आपका 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए सभी लोग 575 में 8% निकाल के देखिए, 46 आपके संख्या आनी चाहिए, और 46 आ रही समझिए आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न, एक संख्या में जब 221 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। पिछले ईयर में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था और इस बार भी पूछा जाएगा। संख्याएं बदलेगी लेकिन प्रश्न यही रहेगा। तो हमें सर्वप्रथम करना क्या होता है इस प्रकार के प्रश्नों को। एक संख्या जब 221 दिया होता है तो इसका गुणनखंड निकालना होता है। 2 से 21 का गुणनखंड आपका 13 आएगा, ठीक है। अब प्राप्त शेषफल हमारा क्या है 64 दिया गया है, तो इसको क्या है 13 से भाग दे दीजिए। तो 13 से भाग देंगे 64 में कितना आएगा सभी लोग देखिए, 13 का भाग पढ़िए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, ज़्यादा होता है तो 13 चौको 52 आएगा। तो 64 में अगर 52 माइनस करते हैं तो हमारा 12 आता। तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 12 शेषफल बच रहा है। बस यही हमें आंसर दे देना है। इसका आपको जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसका गुणनखंड निकाल लेना है, फिर आपको जो शेषफल बचता है उसमें आपको भाग देना उस गुणनखंड का। भाग देने के बाद जो शेषफल आपको बचे, कह रहा है ना यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो इस शेषफल 64 को क्या करना है आपको 13 से भाग दे देना। तो शेषफल कितना हो रहा है हमारा 12 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सभी लोग समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि संख्या 583 437 पूरी तरह से 9 से विभाज्य है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्णांक होगा। पहले 4-5 दिन पेपर में पिछले ईयर में 7 से 8 प्रश्न जो है विभाज्यता के प्रश्न आए हुए, ज़्यादातर पूछे गए थे। इस बार भी चांस है, यानी विभाज्यता हम नहीं कह सकते 7 आएगी, लेकिन 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। तो विभाज्यता का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संख्या अगर 583 437 पूरी तरह अगर 9 से विभाज्य है, अब देखिए इसके निकालने के लिए फार्मूला होता है विभाज्यता का। 5 दिया गया है, 5 धन 8 धन 3, खाली स्थान की जगह क्या है x मान लेना है। खाली स्थान की जगह दिया गया है ना, यहाँ पे वही संख्या निकालना है। तो खाली स्थान की जगह x मान लीजिए, 3 + x, x + 4 आ गया, फिर +3 + 7 बराबर। अब इनको जोड़ लेंगे तो 8 5 13, 3 16, 4 20, 20 10 30, 30 धन x आ जाएगा। ये हमारी क्या संख्या आएगी 30 धन x निकल के आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा। अब 30 में आप ये देखिए खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा, क्योंकि पूर्णांक दिया गया है तो पूर्णांक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। क्योंकि 9 से पूर्णतः विभाजित जब आपका 3 धन x के जगह अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 36 आ जाएगा। तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि 9 चौको 36 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4 जोड़ेंगे तो 40 होगा, तो 9 से नहीं होगा। 3 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 5 जोड़ेंगे 35 होगा, 9 से विभाज्य नहीं होना। तो इन सभी संख्याओं का योग कर लीजिए, जो अगर 9 से विभाज्य हो जाता है समझिए 9 से विभाज्यता है। समझ गए, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो समझिए 9 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए वह 3 क्रमागत संख्या आपकी 2x और
2x+2 मान लीजिए और तीसरी संख्या मान लीजिए 2x+4। तीन क्रमागत सम संख्याएं मानना है, इसलिए हमने 2x लिया है, 2 संख्या लिया है, ठीक है। 2x, 2x+2 और 2x+4 तीन क्रमागत संख्याएं कहलाएगी। अब इन तीन क्रमागत संख्याओं का योग कर लीजिए आपको, तो 2 2 3 6x और 4 2 6, 6x धन 6 यानी क्या जाएगा, 6x धन 6 आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6x धन 6 को 6 को अगर कॉमन करेंगे तो x+1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा किससे विभाजित होगी, हमेशा 6 से विभाजित होगी, क्योंकि 6 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो ये 6 से हमेशा विभाजित होगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी तीन क्रमागत सम संख्या लेंगे। अगला प्रश्न, भिन्न दिया गया है 1/5, 3/2 और 5/4। इसका लासा निकालने के लिए यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए पूछा है, और आपको होता है एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न आना ही आना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए सभी लोग। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.20 लिख सकते हैं। 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.50 लिख सकते हैं। और 5/4 को क्या लिख सकते हैं सभी लोग बताइए, 1.25। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के दशमलव में क्या करेंगे, आपको 20, 150 और 125 ऐसा लिख लीजिए। कैसा लिखना आपको, यहाँ पे लिख लीजिए सभी लोग, रफ पेन जरूर लेके बैठे, सुनने भर से एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखेगा। जो लिखेगा वही इतिहास रचेगा, याद रखिएगा। तो लिखना शुरू कर दीजिए गणित। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, आपको एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको एलसीएम बता देता हूँ। इसका एलसीएम निकालेंगे 5 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 2 आएगा और 3 आएगा, यानी टोटल गुणा करेंगे तो टोटल 1500 आ जाएगा इसका। इसका एलसीएम हमारा 1500 निकल के आएगा, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि हमारा दशमलव में आया है, ठीक है। तो दशमलव में हम क्या करेंगे, 1500 बटे क्या कर लेंगे, 100 का भाग कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 15। तो इसका लासा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो किस प्रकार के हमें लासा निकालना है, दशमलव में, क्योंकि अधिकतम दशमलव हमारी क्या थी, 1.50 थी, तो 2 अंकों बाद हमारा दशमलव लगा था, इसलिए हमने 100 का भाग दिया है। तो अधिकतम जो दशमलव हो, जितने अंकों बाद लगा हो उतना नीचे 0 का भाग दे दीजिए, वो आपका लासा निकल आएगा। तो दशमलव का लासा कैसे निकाल लिया आपने, ये भी जान लिया, सभी लोग समझिएगा। इसके बाद है कि प्रतिशत के रूप में अगर अनुपात दिया गया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत के रूप में अनुपात 3:5 दिया गया है। क्या दिया गया, प्रतिशत के रूप में अनुपात दिया गया 3:5 दिया गया। 3:5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, नो डाउट। 3/5 का हम क्या निकालेंगे, 100% में, 3/5 गुणे 100%। तो 5 को करेंगे 20 आ जाएगा, 20 तिहाई 30 आएगा, 20 तिहाई कितना होता है, 30 नहीं, 20 तिहाई 60 होता है। तो 60% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया वीडियो पॉज कीजिए, फिर से वो क्वेश्चन को देखिए और समझिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जिनको समझ नहीं आता डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर देते। कल ही ऐसा हुआ है, मैंने प्रीवियस में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो कोई मैम है वहाँ पे मैसेज कर दिया उन्होंने कि सर आपसे पढ़ाना नहीं आता, आपने कैसे दे दिया, मैंने ऐसे सॉल्व किया, मेरा इतना आंसर आ रहा है। फिर मैंने उसका सोल्यूशन सही पूरा देखा, तब उसको जाके दिमाग की बत्ती खुली, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें नहीं, समझिए, इसके बाद डायरेक्ट मैसेज कीजिए, बातें कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वो क्वेश्चन, अगर गलती से हो सकता है रॉन्ग हो गया हो, तो फिर आप मैसेज कीजिए। पहले समझते नहीं हैं और मैसेज आप लोग कर देते हैं, ठीक है। स्वाभाविक बात है, आपको संतुष्ट करना हमारा कार्य है, आपका सही सलूशन बताना हमारा कार्य है, मार्गदर्शन है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। क्या करना है यहाँ पे, 4, 6, 8, 12, 16 का भाग देने पर क्या करता है, प्रत्येक स्थिति में 2 ही शेष बचता है। अब इस प्रकार के वह संख्या हमें निकालना है। संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, तीनों का लासा निकाल लीजिए। जो दो शेषफल, इन तीनों का लासा निकालने के बाद 2 आपको जोड़ देना है। जो अगर, क्योंकि हर स्थिति में 2 शेष बच रहा है, तो 2 इसको जोड़ दीजिए वह संख्या, क्योंकि शेषफल जोड़ेंगे तभी हमारी संख्या आएगी ना, ठीक है। तो चलिए इसको लासा निकालिए सभी लोग, एलसीएम निकालिए सभी लोग। एलसीएम निकालेंगे 2 की पावर 4 × 3, इतना एलसीएम आएगा, और इसमें आपको जो 2 शेषफल बच रहा है इसको जोड़ लेना है। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 तीक 48 और 48 धन 2 हो जाएगा 50। तो हमारी वह संख्या हो जाएगी 50। सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
और जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना है मैसेज कीजिए व्हाट्सएप 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे टॉपर नोट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। जिनको प्राप्त करना, अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करना है। अगला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, x+1 9-x और 5x-3 से निरूपित की जाती है, तो ऐसे कितने त्रिभुज जो है संभव होंगे। अब त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, हम ये जानते हैं, आप भी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती, क्योंकि यहाँ पे क्या दी गई है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी। यदि मान लेते हैं AB बराबर AC भुजा बराबर के, अर्थात हम यह कर लेते हैं x+1 बराबर हो जाएगा 9-x के। आप समझ में आ गया सभी लोगों को, इसके बराबर, क्योंकि 2 भुजाएं समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होंगी, 2 भुजाएं हमने बराबर मान लिया। यहाँ से पक्षांतरण करके इसको x को इधर लाइए, 1 को उधर ला जाइए, तो ये प्लस आएगा 2x बराबर 8 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 यानी 4। तो x का मान यहाँ से 4 निकल के आ रहा है, ठीक है। जब x का मान 4 निकल के आ रहा है तो हमारी पहली भुजा क्या हो जाएगी, x धन 4, 4 धन 1 मतलब 5, 9-1 करेंगे तो मतलब ये भी 5 आएगा, 9 में से 4 गया 5, 5x-3 को इसमें क्या करेंगे, तो इसमें 4 पंचे 20 में 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 17। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये संख्या भुजाएं जो है हमें निकल के आ रही हैं। परंतु ये संभव नहीं, क्योंकि त्रिभुज की इन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें क्या लेना है, 9-x बराबर 5x-3। अब इनको 2 के लेके देखना पड़ेगा, तो 9-x, और इसको भी पक्षांतर उसी प्रकार करना है जैसे हमने प्रक्रिया किया। इसमें आपका 6x बराबर आएगा 12, यानी कि x बराबर आएगा 2। अब हमें क्या करना है, x बराबर 2 कर देखना है। x बराबर 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 पंचे 10, 10 में 3 जाएगा तो क्या आएगा, सभी लोग देख कर देखिए, 7 आएगा। इसमें 3 7 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये संभव है, ये संभव है। अब एक प्रक्रिया, और अब आपको लेना है एक x+1 लेना है बराबर 5x-3। अगर इसको आप लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आपकी x बराबर 1 आएगी, ठीक है। जब x बराबर 1 आएगी तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो 1 धन 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 करेंगे घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 2 8 2, यह भी संभव नहीं, अतः केवल एक त्रिभुज बनना यहाँ पे संभव होगा। यही तो पूछा कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, तो एक ही त्रिभुज संभव होगा, और वह कौन सा, जो 3 7 7 AC बराबर BC बारह जो आया था, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 40 सेंटीमीटर, AC बराबर 41 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कैसा हो। अब इस प्रकार के प्रश्नों का हमें त्रिभुज निकालना होता है। त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है, यह आप जानते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज ABC में अगर ऐसी संख्या होती है तो त्रिभुज पूछा जा रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, फार्मूला निकाल लीजिए सभी लोग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, ठीक है। फार्मूला, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका 41 का वर्ग कर लीजिए बराबर 2 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, 9 का वर्ग धन 40 का वर्ग। 41 का वर्ग आएगा 1681, 9 का वर्ग 81, और 40 का वर्ग कितना होता है, सभी लोग जानते हैं 1600। तो 1681 तो 1681 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब क्या होगा, समकोण वाला होगा। त्रिभुज कैसा होगा, यहाँ पे समकोण वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कि वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए सभी लोग बताइए, वह संख्या आपको चुनना है जो 2 और 7 दोनों से, पहला अगर 2 से विभाज्य यहाँ करते, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 2 से हो रहा है। फिर 7 से ट्राई कीजिए, 7 7 49, 0, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49 करिए, और सचंग 42। जी हाँ, पहला जो अंक है 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। तो विभाज्यता वाले जो पूछे गए थे यही प्रश्न थे। अगला 13/4 गुणे 7/2 धन 5/2 गुणे 9/2 का मान निकाला। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो गुणा वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मैथ्स के जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, थोड़ी चीज़ें एडिशनल नॉलेज रखना पड़ता है, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज़ें लिख लेना है। 13/4 लिख लीजिए, गुणे 7/2 कर लीजिए, धन 5/2 कर लीजिए और गुणे 9/2 कर लीजिए। ठीक है, सभी लोगों ने इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। कैसे सिंपल हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो दिया गया वही चीज़ें कर लेना है। मतलब ये दो अलग कर लीजिए और ये दो अलग कर लीजिए। 13/4 गुणे गुणा वाला संख्या बीच में प्लस दिया गया है ना, तो प्लस का अलग कर लीजिए। चलिए इन दोनों को अलग करके बीच में प्लस करिए, सॉल्व कीजिए सभी लोग। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 91/8 धन 45/8। एलसीएम ले लेंगे तो 8 दोनों में सेम है, तो कुछ नहीं करना, 91 धन 45/8 कर दीजिए। मतलब 91 धन 45 कितना आ जाएगा? 136/8। इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 17। 17 कितना होता है? अगर और ज़्यादा सरल करना तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, ज़्यादा होगा। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 तो 34/2 करेंगे, 34/2 करेंगे 17 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसका हमारा जो मान निकल के आ जाएगा वह जब सॉल्व करेंगे तो 17 ही निकल के आएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न दिया गया 3 घन जिनके किनारे क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है। तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो? अब घन से संबंधित भी प्रश्न दिया गया है। जब घन से संबंधित प्रश्न दिया गया हो तो आप कैसे करेंगे? अगर आपसे आता है तो वीडियो पॉज कर आप लोग भी कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं। अब देखिए, घन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। घन की भुजा बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा 3 के अंदर क्या लिखा जाता है? 3 का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग। 3 का वर्ग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देन 4 का वर्ग, 4 चौक फिर सॉरी वर्ग नहीं लिखा जाता क्योंकि ये क्या है? घन है, तो यहाँ क्यूब लिखेंगे। तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? सभी लोग बताइए। 3 का क्यूब लिखेंगे, धन 4 का क्यूब लिखेंगे, धन 5 का क्यूब लिखेंगे। 3 किनारे हैं तो इनको हम कर लेना है और तीनों को अगर जोड़ते हैं घन करके, 3 तिकाएँ, ठीक है। तो तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं 3 क्या आ जाएगा? 216 आएगा। 216 को किसका है? सभी लोग बताइएगा। 6 छांगा 36, 36 छक्के 216 अर्थात 6 सेंटीमीटर। 216 में क्या है कि उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा हमारा? बड़े भुजा हमारी अभी भुजा निकली है 6 सेंटीमीटर। भुजा निकलने के बाद हमें क्या निकालना है? उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए फार्मूला होता है 6a²। मतलब 6 गुणे a² कितना आया? 6, तो 6 छांगा 36, 6 गुणे 36 करेंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी 216 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था कि एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में कोई भी हो, 8 ही शीर्ष होते हैं घनाभ में। ठीक है, सभी घनाभ क्या होते हैं? घन होते हैं, ये जान लीजिए। सभी घनाभ घन होते हैं। एक घन में 6 फलक और 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। एक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। शीर्ष पूछे जाएगा तो 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, तो शीर्ष, किनारे, फलक, ये चीज़ें आपको नॉलेज में रखना है।
अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या ऑप्शन नंबर डी महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि जो शिक्षण होता है वह गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है कि ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। ह्यूरिस्टिक जो है ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खोज करना। कि रॉकेट एवं जेट इंजन में H2O2 का स्रोत क्या होता है? O2 होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ईंधन होता है, या स्टेबलाइजर होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, संभावित प्रश्न है। और इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए थे इसरो से संबंधित। तो रॉकेट एवं जेट इंजन में H2O2 का जो स्रोत होता है वह कौन कहलाता है? O2 कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कहाँ हुई? 1949, 1956, 1969 या 1962 में। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते थे। इसरो की स्थापना की अगर बात किया जाता है तो वह दोस्तों है आपका, जी हाँ, 15 अगस्त 1969, 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न साथियों, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेलवदन, पेरियार, बांदीपुर, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आना ही है, किसी भी जो भी आपके 8-10 प्रमुख हैं इनसे पूछा जा सकता है। तो सभी को राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ हैं इनका पूरा डिटेल अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कहलाता है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। सभी राज्यों से कोई एक टॉपिक पूछा जाएगा जो सीमाएं होती हैं, राज्यों से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो एक कोई भी पूछा जा सकता है, ये आपके समुद्री सीमा पूछा जा सकता है, पड़ोसी राज्य पूछे जा सकते हैं, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के राज्य पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की है, लेकिन राजस्थान राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 19 राज्य हैं जो समुद्री सीमा में नहीं लगते हैं। ये भी आपको दें। टोटल कितने राज्य? 19 राज्य। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व शांति, गांधी पीस फाउंडेशन या यूनेस्को की बात कर रहे हैं। तो जिस संस्था ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है वह संस्था आपकी कौन सी है? वह संस्था कहलाए संयुक्त राष्ट्र। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया गया। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए एक प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है, तो निम्न में से सबसे कम लागत प्रभावी नमूना विधि कौन सी होगी? स्त्री निरुद्देश्य नमूना, साधारण निरुद्देश्य नमूना, उद्देश्यपूर्ण नमूना, या कह सकते हैं बहुस्त्री झुंड नमूना। तो भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए प्रतिनिधि नमूना लेना है तो कहीं ना कहीं बहुस्त्री झुंड नमूना होगा, जो सबसे कम लागत प्रभावी नमूना विधि होती है। डी ऑप्शन है, हमने ESV ने इसको व्यापम ने सही माना है। अगला जो प्रश्न है कि गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत कितनी थी? 9,023 करोड़, 100 करोड़, 6,000 या 8,023 करोड़। सभी लोग बताइए। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आपको इसरो से संबंधित पूछा गया था, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड पूछे गए थे। तो गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत दोस्तों आपके लगभग 9,023 करोड़। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी हाँ साथियों, गगनयान कार्यक्रम से जो मुख्य खास बातें यह है कि गगनयान भारत का पहला स्वदेशी मिशन है
जिसके जरिए अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है। दूसरा पॉइंट है, अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ने यह उपलब्धि हासिल की है। तीसरा पॉइंट है कि गगनयान कार्यक्रम के तहत 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये आपके गगनयान जो रिलेटेड हैं पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सुक्रोज। आप सभी लोग जानते समझते हैं कि ये जो सेशन है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, या कह सकते हैं बिल्कुल नज़दीक है, तो लग जाइए प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात आती तो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन की बात आती है। तो साइंस से भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन यकृत कोशिकाओं और मांसपेशी कोशिकाओं द्वारा बनाया और संचय किया जाता है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड रूप होता है। ग्लाइकोजन पशुओं और मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज का मुख्य भंडारण होता है। तो ग्लाइकोजन के बारे में आपने समझ लिया, जान लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, सभी लोग बताइएगा। जी हाँ साथियों, डियागो गार्सिया, देखिए जब भी डियागो गार्सिया की बात की जाती है तो प्रशांत, हिंद, अंध, उत्तरी ध्रुव, ये हमारे 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जब भी डियागो गार्सिया द्वीप की बात की जाएगी तो वह हिंद महासागर है। और आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जीके भी प्रीवियस में पूछे गए थे, इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय जो है जीके पूछे जाएगा। तो ये पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए पूरा कंक्लूजन लेकर आएँ ताकि 101% इस बार आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाएँ, फतेह कर पाएँ। अगला प्रश्न है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? यूरेनियम, थेरियम दोनों, ना तो यूरेनियम ना ही थेरियम। तो भारत के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में जो संसाधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वह कहलाता है थोरियम। खनन टॉपिक से प्रश्न आना ही आया है, सभी लोग पता है। खाद्य खनन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कोयले का सबसे बड़ा अगर भंडार पूछा जाएगा तो आप सभी को पता होनी है झारखंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे झारखंड में झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में बिटुमिनस कोयल पाया जाता है। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला। कोयले के भी प्रकार होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न साथियों, क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारतीय टीम से पराजित वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान कौन थे? बीबी रिचर्ड्स, क्लाइस लाइड, रिची रिचर्डसन या मलकम मार्शल। तो क्रिकेट विश्व कप 1983 में हुआ था, जिसमें भारतीय और वेस्ट इंडीज की टीम ने फाइनल खेली, जिसमें से पराजित टीम वेस्ट इंडीज़ थी और उसके कप्तान थे क्लाइव लाइड। जी हाँ, क्लाइव लाइड वेस्ट इंडीज़ टीम के कप्तान थे, जो कि 1983 विश्व कप में भारत से पराजित हुई थी। तो 1983 में जो विश्व कप के विजेता टीम थी उसके कप्तान कौन थे, ये अब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? सभी लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये तो प्रश्न आना ही आना है, किसान और कृषि से संबंधित एक प्रश्न आएगा। तो सभी लोग जानते हैं, हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केचुआ। और 4 ऑप्शन ऐसे हैं कि इनमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे चींटी से प्रश्न आए, चाहे केचुआ से आए, चाहे मधुमक्खी से आए, चाहे तितली से आए, याद रखिएगा। इन 4 एक ऐसे ऑप्शन है कि एक ऑप्शन प्रश्न आना ही आना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आपका उत्तर पश्चिमी भाग हो जाता है। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? शिमला में, समुद्र तल में, माउंट एवरेस्ट में, या सूर्य के तट पर, या सूर्य पर? तो मेरे शिक्षा बंधु आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ। चावल को पकाने में जहाँ पर सबसे अधिक समय लगेगा वह होगा माउंट एवरेस्ट होगा, क्योंकि क्वथन की बात हो रही है। तो क्वथन को होता है, क्वथन एक स्थिर तापमान पर गर्म करने पर अपनी गैसीय अवस्था में एक तरल के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्वथन बोलते हैं। तो तरल को गर्म करने अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट ऊंची सतह पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो है समय लगेगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक जो राज्य कहलाता है वह सभी लोग जानते हैं, ठीक है, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ये भी जानते हैं आप लोग कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कहलाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कहलाता है, ठीक है, ये भी जानना तो ये तो नॉर्मल सी बात आप सभी लोग जानते ही होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह कौन सी कर प्रणाली है जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है? वैट कर, आयकर, सीमा शुल्क या इनमें से कोई नहीं? तो वह कर प्रणाली जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता हो वह कहलाता है वैट। जी हाँ साथियों, वैट एक कर प्रणाली है जिसमें ऐसा कर है जो उत्पादन के हर चरण में लगाया जाएगा। जितने ज़्यादा चरण होगा उसमें वैट लगता है, यानी वैट में उत्पादन के हर चरण में वस्तु के मूल्य वर्धन पर कर लगाया जाता है, उसे वैट कर कहा जाता है। अगला, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ? सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से, विज्ञान और तकनीक से? सभी कमेंट कीजिएगा, जिनको पता है कमेंट कीजिए, जिनको नहीं पता है सोचिए और कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण इनमें से सभ्यता और प्रगति से हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? मूंगफली के तेल में, घी में, छाछ में, आइसक्रीम में? और आप जानते हैं नहीं वाला ज़्यादातर अब पूछा जा रहा है, पिछली बार भी पूछा गया था, नहीं वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल किस में होता है ये जानना जरूरी है। घी में, छाछ में, आइसक्रीम। फैट कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट। मूंगफली के तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, याद रखिए। कोलेस्ट्रॉल तेल आधारित पदार्थ होती है जो रक्त में घुलता नहीं है, ये ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल रक्त में नहीं घुलता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है शरीर के लिए आवश्यक है किंतु बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा धमनियों को संकीर्ण करता है और रक्त के प्रवाह को सीमित करता है। क्योंकि फैट जमा होगा तो कहीं ना कहीं धमनियों पे प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ता है, दाब होगा तो जगह कम होगी तो रक्त प्रवाह भी ज़्यादा नहीं हो पाता, सीमित हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगला है आरटी एक्ट 2009 किस धारा में उल्लेख है कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाना प्रतिबंध होगा? धारा 19, धारा 28, धारा 32, धारा 22? तो आरटी एक्ट 2009 की जिस धारा में, धारा आपकी लगभग आपके धारा 28, जी हाँ, धारा 28 में उल्लेख किया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाना प्रतिबंध हो। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, ठीक है। धारा 28 आरटी अधिनियम 2009 में कहा गया है कि कोई भी शिक्षक खुद को निजी ट्यूशन या निजी निरीक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं करेगा। सभी शिक्षकों पर प्रतिबंध लगता है। यह जो अधिनियम है केवल सरकारी शिक्षकों पर लागू होगा। तो जो कोई शिक्षक खुद को निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि में संलग्न करता है तो वह एक धारा 28 के कारण अपराध की श्रेणी पर आता है। तो ये आप सभी लोग भावी शिक्षक, इसलिए आप सभी को ध्यान देना है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आगामी इन चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड्डियों में किस पादप पोषक के उपस्थित होने के कारण इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम। यानी हड्डियों में क्या होता है जिसका इसका उर्वरक के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो हड्डियों में सभी को पता है क्या होता है, कैल्शियम होता है। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम की फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है। यही गलतियां हम एग्जाम में कर देते हैं, क्योंकि कैल्शियम हमें हड्डी को मजबूत करने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हड्डी में उर्वरक पूछा जाता है तो आपको फास्फोरस करना है। यही चीज़ें थोड़ा हमने गलत, यानी कि कैल्शियम बता के आपको समझाया है कि अक्सर ऐसे एग्जाम में गलती होती है। कुछ लोग तो कमेंट कर देंगे कि सर आपसे ही नहीं बन रहा। ये हमारे पढ़ाने का तरीका होता है, ऐसी ऐसी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। जो हड्डियों के चूरे और पाउडर का प्रयोग जो है कार्बनिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। बृहद यानी ज़्यादा पोषक तत्व माना गया है हड्डियों को फास्फोरस के अकॉर्डिंग। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है कार्नेटिक संगीत का रूप नहीं है? क्रांति, थिल्लाना, श्लोकम, टप्पा। देखिए, जो कार्नेटिक संगीत के रूप कहलाते हैं क्रांति, थिल्लाना, श्लोकम, ये तीनों कहलाते हैं, लेकिन टप्पा नहीं कहलाती। टप्पा एक भारतीय अर्धशास्त्रीय संगीत का रूप है। इसकी विशेषता तेज सूक्ष्म गति होती है, इसीलिए इसको टप्पा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। साथियों, निम्नलिखित में से कौन से चंद्रमा पूर्णिमा के चांद के प्रकार हैं?
यानी पूर्णिमा के चांद के प्रकार बताना है। कह सकते हैं हिंदी में पर्यायवाची, सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून या हार्वेस्ट मून, हाफ मून, लूनर मून, ब्लू, हार्वेस्ट, सुपर, वही चीज़ें हैं, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा क्रम परिवर्तन किया गया है। देखिए चंद्रमा पूर्णिमा के चांद के प्रकार पूछा जाए तो सुपर मून, ब्लड मून भी बोलते हैं, ब्लू मून भी बोलते हैं और हार्वेस्ट मून भी बोलते हैं। ये चारों आपके चांद के प्रकार हैं। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम हेतु भ्रमण का स्थान हो सकता है? स्कूल के मैदान के चारों ओर घूमना, एक संग्रहालय की यात्रा, केवल फर्स्ट, केवल दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भ्रमण अधिगम में पर्यावरण में आता ही आता है, भ्रमण से संबंधित। तो अधिगम हेतु भ्रमण का जो स्थान होगा, स्कूल के मैदान के चारों तरफ घूमना भी हो सकता है और एक संग्रहालय की यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोनों सही दी गई हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। बाकी किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों इनमें से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? सभी लोग बताइए। अनुच्छेद से प्रश्न आना ही आना है, कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, लेकिन वह शिक्षा से रिलेटेड ही होगा, ये ध्यान देना आप सभी को। तो वह अनुच्छेद जो समता के अधिकार का प्रावधान करे वह अनुच्छेद 14 है, याद रखिए। समता का अधिकार मतलब अनुच्छेद 14। अगला, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सामाजिक एकता एवं बंधुता को बढ़ावा देना, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना एवं उसे बढ़ावा देना, या कह सकते हैं सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन। देखिए मूल कर्तव्य जो हमारे हैं, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का पालन सम्मान करना, ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। और सामाजिक एकता एवं बंधुता को बढ़ावा देना, ये भी मूल कर्तव्य हैं। राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना, उसे बढ़ावा देना, ये भी हमारे मूल कर्तव्य हैं। यानी बचता है डी ऑप्शन। सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों को उन्मूलन, तो ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है किसी को, क्योंकि ये हमारे कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते। अगला प्रश्न देखिएगा। आईसीटी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। व्यक्तिगत अधिगम शिक्षण और सामूहिक अधिगम और शिक्षण किस प्रकार से निभा सकता है? देखिए सभी शिक्षक बंधु आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि आईसीटी में महत्वपूर्ण भूमिका की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अधिगम और शिक्षण भी आता है और सामूहिक अधिगम शिक्षण आता है, अर्थात ये दोनों आ जाते हैं। तो दोनों किस में दिया गया है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सभी लोग हर एक क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, और एक रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं जो आ सकता है, संभावित हो सकता है, एक दो क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आपको पता ही है, जो हम सोच भी नहीं सकते। च्युइंगम किससे बनता है? हर मुंह के जुबान में होती है च्युइंगम, कोई ना कोई अवश्य खाया होगा, 99% लोग ने खाया होगा इसको और खाते भी होंगे। तो च्युइंगम जिससे बनता है वह टेनिन से बनता है, रेजिन से बनता है, लेटेक्स के बनता है या गम से बनता है? अरे भैया गम से तो चिपकाया जाता है, ठीक है, तो किससे बनता है? लेटेक्स के बनता है। च्युइंगम जो होता है, लेटेक्स एक जलीय माध्यम में स्थायी फैला हुआ सूक्ष्म बहुलक पदार्थ होता है। यह प्रकृति में 10% पुष्पीय पौधों के दूधिया पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह सामान्यतः पौधे के ऊतक से स्रावित होता है, इसे आपके लेटेक्स बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। ये बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, देवास। तो मध्य प्रदेश का इटारसी जो कि काफ़ी बड़ा माना जाता है, ठीक है, तो इटारसी जो है किस ज़िले में स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। तो इटारसी शायद मेरे ख्याल से होशंगाबाद में। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी हमें शेयर कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य बताना है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ, योग्यताएँ, प्रशंसाएँ, अवकाश काल सदुपयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि इस 30 क्वेश्चन, 30 MCQ, 30 मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना रहा, आपका आंसर कितना रहा।
सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट करना है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है। जिनका भी प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 प्लस स्कोर आया तो वाकई में आपकी तैयारी बेस्ट चल रही, आपका नॉलेज अव्वल लेवल का है, आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। जिनका कम आ रहा है तो उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, हम हमारी टॉपर नोट्स प्राप्त करें ताकि कम समय में और आपकी बेस्ट तैयारी हो सके। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर बता ही चुके हम 9630689598। जिनको टॉपर नोट्स चाहिए संस्था की, वो आपकी संस्कृत की क्लास में पेडागॉजी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गद्यांश पद्यांश तो ठीक है, ग्रामर पोर्शन भी आपको जैसे हिंदी में अगर आ रहा है तो वही चीज़ें सेम आपके संस्कृत में भी आती हैं। संस्कृत चाहे फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें या सेकंड लैंग्वेज, और अधिकतर एमपी टेट वर्ग 3 में संस्कृत जो है सेकंड लैंग्वेज ही रहती है। 80% लोगों का ये मानना है, और यही लैंग्वेज जो सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हिंदी का थोड़ा तालमेल रहता है संस्कृत में। तो संस्कृत पेडागॉजी में 15 प्रश्न पेडागॉजी के आते हैं, 15 में से अपठित गद्यांश पद्यांश रहते हैं जिसमें ग्रामर पोर्शन भी रहता है, और कुछ आपके गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं संस्कृत पेडागॉजी के फर्स्ट क्लास में हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, और सिलेबस पेडागॉजी का कम इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो क्लास आपके कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। तो डेली आपके 15 क्वेश्चंस करेंगे। 11:30 में हमारी हिंदी पेडागॉजी और संस्कृत पेडागॉजी यानी लैंग्वेज का जो होता है हमारा क्लास, वो है आपके 11:30 AM पर होती है, और इसमें 15 क्वेश्चंस करेंगे। 15 में से आप लोगों को क्या फीडबैक है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप पे दिया गया है, यदि शिक्षकै शिक्षणेन संवेगात्मक उष्णतमम् अपि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षणं भवति। प्रश्न कह रहा है, यदि कोई शिक्षक शिक्षण करते समय सह संवेगात्मक उष्णतम प्रतिपादित करता है तो वह शिक्षण किस प्रकार की कहलाएगी। यदि कोई अध्यापक अध्यापिका आपकी, जब आपके लोगों की नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप ही जो है शिक्षण संवेगात्मक उष्णतम में आप प्रतिपादित कर रहे हैं, तो वह कौन सी शिक्षण कहला जाएगी, मंद, त्वरित, समान या प्रभावी। देखिए, जब भी शिक्षणों में सह संवेगात्मक उष्णतम की बात की जाएगी तो सह संवेग है तो कहीं ना कहीं वह क्या हो जाएगी, प्रभावी होगी, बच्चों के लिए, बालकों के लिए प्रभावी होगी, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना। साथियों, भाषण कौशल संपादनाय साधनम विद्यते, भाषा कौशल में संपादन में साधन कौन सा कहलाएगा, कथा श्रवण कहलाएगा, पद क्रीड़ा कहलाएगा, अभ्यासय कहलाएगा या पठनम कहलाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते समझते ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि भाषण कौशल की जब भी बात की जाएगी, साधन की बात की जाएगी, साधन पूछा जाएगा, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, और वह दोस्तों अभ्यास। क्योंकि भाषा कौशल का संपादन का सबसे बेहतरीन साधन कौन सा होगा। कुछ लोगों में कथा श्रवण सुनना भी होगा, पठनम पढ़ना भी होता है भाषण कौशल में, पद क्रीड़ा तो ये तो नहीं, लेकिन अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषण कौशल का संपादन करने का बेहतरीन साधन हमारा क्या है, वह अभ्यास करना। तो पॉजिटिव ऑप्शंस के साथ पॉजिटिव आपकी चीज़ों को देखना है, समझना है और फीडबैक करना है। अगला, पद शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नाः व्याकरण संबंधितः भवन्ति, यानी पद शिक्षण में कौन सी विधा में प्रश्न व्याकरण से संबंधित हो जाएगी, कौन सी विधा होगी, सभी लोग बताइए, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कीजिए कि पद शिक्षण में कौन सी विधा जो है प्रश्न व्याकरण संबंधित हो जाएगी। खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, भाष्य विधि या तुलना विधि। जब भी पद शिक्षण में आपके प्रश्न व्याकरण की बात की जाए, प्रश्न व्याकरण से संबंधित अगर पूछा जाए, तो फिर आपका क्या जवाब होना चाहिए, सभी लोग बताइए, क्या वह दंडान्वय विधि हो जाएगी। पद शिक्षण में कौन सी विधि प्रश्न जो है व्याकरण संबंधित होती है, और वह कहलाती है आपकी दंडान्वय विधि। तो सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया। देखिए, दंडान्वय विधि के अंतर्गत प्रथम विशेषण पद जो है खोजा जाता है। प्रथम में क्या है, आपका जो विशेषण पद होता है वह खोजा जाता है, उसके बाद जो विशेष पद इसमें जोड़ा जाता है, और इसके बाद विविध प्रत्ययों से बने जो पद होते हैं साथ में जोड़े जाते हैं, उसे दंडान्वय कहा जाता है। तो दंडान्वय में क्या होता है, पद शिक्षण इसीलिए किया गया है कि दंडान्वय में क्या होता है, सबसे पहले प्रथम विशेषण पद खोजेंगे, इसके बाद विशेष पद उसमें जोड़ देंगे, और फिर
जो विविध पद होते हैं उनके प्रत्यय से के साथ जो पद साथ में जोड़ेंगे उसे दंडान्वय कहा जाता है। यानी कि जब शिक्षण व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछता है तब यह विधि होती है। तो शिक्षक क्या करता है, व्याकरण से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछता है तो फिर वह आपको क्या हो जाती, क्या कोई भी प्रश्न दिया गया ना, विधौ प्रश्नाय व्याकरण संबंधित भवति, व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न अगर पूछता है तो वह दंडान्वय विधि होगी। ये आपको याद रखना, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षा प्रमुखम उद्देश्यम अस्ति। यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? धनार्जन, धनार्जन निगेटिव हो जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, अवकाश से सदुपयोगम, अवकाश का सदुपयोग करना, मानव जीवन सर्वांगीण विकास है। तो सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकता और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है कि मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कंठस्थता तु या विद्या कस्याय शिक्षण पद्धता है मूल स्रोतो अवस्थि। कंठस्थ करने की कंठस्थ, अब देखिए कंठस्थता दिया गया है। कंठस्थ मतलब क्या होता है, याद करना। तो कंठस्थता तु या विद्या कस्याय शिक्षण पद्धताय भवन कस्याय शिक्षण पद्धताय मूल स्रोतो अवस्थि। मूल स्रोत बताना है। तो पाठ पुस्तक पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, पाठशाला पद्धति या समन्वय पद्धति हो जाएगी। तो इनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, ये कौन सी विधि आपकी कहलाएगी? कंठस्थ करने में या विद्या कस शिक्षण पद्धताय मूल स्रोतो अवस्थि, तो यह हो जाएगा पाठशाला पद्धति की कहला जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी लोगों को अच्छे से ध्यान से समझना है और फीडबैक करना है, ताकि कोई भी प्रश्न पर दिक्कत हो आप सभी लोग फीडबैक कर पाएँ, कमेंट कर पाएँ। तो कंठस्थता तु या विद्या कस्याय शिक्षण पद्धताय मूल स्रोतो अवस्थि। आपका जवाब होना चाहिए पाठशाला पद्धति। आइए अब सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझ के चलिए। अगला प्रश्न है, अधोक्ताय विधिय कठिन निवारण विधि इति नामना प्रसिद्धा है। इनमें से कौन सी विधि जो है कठिन निवारण विधि प्रसिद्ध है? कौन से नाम से कठिन निवारण विधि प्रसिद्ध है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या इनमें से तीनों? कठिन निवारण विधि अन्य नाम प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइए। देखिए, जब भी कठिन निवारण विधि की बात की जाएगी तो आपके कठिन निवारण में उद्बोधन विधि भी आ जाती है, प्रवचन विधि भी आ जाता है और स्पष्टीकरण भी आ जाती है, अर्थात ये तीनों आ जाती हैं। तो तीनों को हमें समझना है और फीडबैक करना आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा। उच्च शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर कठिन निवारण दीनाम चा सोपान अवसरे शिक्षकेण कह विधि अनुसरणीय है। अब देखिए, उच्च शिक्षण अनुवाचन में जब आपकी नियुक्त होगी, जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो उच्च शिक्षण के अनुवाचन में प्रश्नोत्तर कठिन निवारण, प्रश्नों के कठिन निवारण में सोपान अवसरम, क्या लिखा है, सोपानम अवसरे, सोपान के अवसर में शिक्षक जो है किस विधि का अनुसरण करते हैं? जी हाँ, उच्च शिक्षण अनुवचन में प्रश्नोत्तर में कठिन निवारण करने के लिए सोपान के अवसर में शिक्षक जो है किस विधि का अनुसरण करते हैं? प्रश्नोत्तर विधि, व्यवहार विधि, अनुकरण विधि या परिष्कृत विधि? तो आप सभी प्यारे मित्र जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञाता लोग हैं। यहाँ पे उच्च शिक्षण अनुवाचन दिया गया है और जो कठिन निवारण में सोपान के अवसर में शिक्षक जिस विधि का अनुसरण करेंगे, क्योंकि कठिन निवारण की बात की जा रही है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? परिष्कार विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिष्कार विधि। परिष्कार विधि। अब कई सारे प्रश्न बनते हैं, ये परिष्कार विधि होती क्या है? काफ़ी सारे में चीज़ें आती हैं कि परिष्कार विधि क्या है सर, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं प्रश्न।
अगला है पाठ्य पुस्तकस्य प्रारंभाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्य धारिताय प्रश्नाय कथन्ते। पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न कौन सा होगा? प्रस्तावनात्मक प्रश्न, आवृत्त्यात्मक प्रश्न, निदानात्मक प्रश्न या बोधनात्मक प्रश्न होगा। तो पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में, अब देखिए प्रारंभ की बात करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न कथनते, कौन सा प्रश्न बोलेंगे? तो वह हो जाएगी आपके प्रस्तावनात्मक प्रश्न। प्रारंभ में क्या होता है? प्रस्तावना ही होता है, तो प्रस्तावनक प्रश्न कहला जाएगा। न बोध होगा ना ही निदानात्मक हो। अगला प्रश्न देखिएगा, भाषा शिक्षणस्य कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। भाषा शिक्षण में 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना मतलब श्रवण, फर्स्ट हो गया। बोलना यानी भाषणम, लेखनम थर्ड। सुनना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना आएगा, पठनम थर्ड में आएगा, लेखनम फोर्थ में आएगा। ये आपका है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? अंतिम कौशल। तो अंतिम कौशल होता है लेखनम, तो यहाँ पे क्या जाएगा? लेखनम वाला हमारा सही हो जाएगा। संस्कृत पेडागॉजी का इतनी भी टफ नहीं आती है, ठीक है, जितना आप लोग समझते हैं। और अगला प्रश्न है जो पिछली बार वर्ग 3 में आया हुआ है प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण से विधिषु ऐसा विधि न परिगण्यते। व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि इनमें से कौन सी परिगण्य नहीं है? अभिनय विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। देखिए व्याकरण शिक्षण विधि में जिस विधि का उपयोग नहीं किया जाता, यानी व्याकरण शिक्षण विधि में किस विधि की परमिशन होती है, ठीक है, तो उसमें आपका आगमन निगमन तो रहेगा ही रहेगा व्याकरण में, लेकिन प्रत्यक्ष विधि भी आपकी आ जाती है। लेकिन किसी विधि का अनुसरण व्याकरण शिक्षण विधि से ऐसा विधि ना परिगण्यते, तो यहाँ पे अभिनय विधि, अभिनय विधि आपकी यहाँ पे नहीं होगी। अभिनय विधि का व्याकरण शिक्षण विधि से कोई संबंध नहीं है। बाकी आगमन निगमन तो व्याकरण का होता ही होता है, साथ ही साथ प्रत्यक्ष विधि आपकी शामिल हो जाती है। व्याकरण यानी आगमन निगमन विधि दोनों को ही समझ लीजिए, चाहे हिंदी की बात हो चाहे संस्कृत की बात हो। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है अध्यापकेन काव्यमयम वातावरणम कस्यां पाठ योजनायाम स्पष्टेम। यानी अध्यापक जो है काव्यमय जो वातावरण में कौन से पाठ योजनम का जो है संक्रिया करते हैं या उपयोग करते हैं? व्याकरण पाठ योजनायाम, नाटक पाठ योजना, पद्य पाठ योजना या गद्य पाठ योजना। अध्यापक किसमें है? काव्यम वातावरणम कश्याम। अब काव्य के वातावरण में पूछा रहे हैं, काव्य मतलब कविता की बात हो रही है, तो काव्य के वातावरण में आपका कौन सा होगा? तो वह कहलाएगा पद्य, क्योंकि काव्य का किससे संबंध होता है? पद्य से संबंध होता है। काव्य और पद्य एक ही चीज़ है। जिसने इस प्रश्न को समझ लिया, शब्दों को समझ लिया, उसने आंसर सही कर लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमों अस्ति। विचार के संप्रेषण में प्रभावी माध्यम कौन सा होगा? अभिव्यक्ति, शैली, कौशल या भाषा? सभी लोग बताइए। विचार के संप्रेषण में प्रभावी माध्यम होगा, देखिए प्रभावशाली संप्रेषण में जितना महत्व बोलने वाले का होता है उतना सुनने वाले का होता है, इतना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और संप्रेषण उस समय ही पूरा माना जाता है जबकि बोलने वाले का विचार जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, और सुनने वाले के पास जो है प्रेषित होनी चाहिए। तो आपका प्रभावी संप्रेषण का जो माध्यम होता है वह रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी विचार संप्रेषण में का प्रभावी माध्यम हमारा हो जाएगी भाषा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे? भाषा हो जाएगी। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों को मिलता रहे। और अगला प्रश्न है कि सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाय भवन्ति। समान अनुवाद के कितने भेद होते हैं? सभी लोग बताइए। सामान्य अनुवाद के कितने भेद होते हैं? चत्वारैः 4, त्रयैः 5 या सप्त।
देखिए अनुवाद के भी जैसे लिखित अनुवाद, मौखिक अनुवाद, संवाद अनुवाद ये हो जाते हैं, ठीक है। तो अनुवाद जो मुख्यतः प्रकार से कहा जाए तो आपके 3 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं हमने क्या बताया? एक लिखित अनुवाद होता है आपका, लिखित होता है, ठीक है। लिखित के बाद होता है दूसरा मौखिक होता है, और मौखिक के बाद आपका होता है संवादनात्मक, संवाद। तो यानी कह सकते हैं त्रय 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक गिनती आनी चाहिए सभी से, संस्कृत में गिनती, ये इतना याद रखिएगा। अगला NCERT इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्य करती। जो NCERT की संस्था है ये किस क्षेत्र में कार्य करती है? राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय युवा शिक्षण क्षेत्र, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्र। तो NCERT आपने पढ़ा होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपने पढ़ा है। तो इस संस्था का किस क्षेत्र में जो है कार्य करती है? तो ये जो संस्था है दोस्तों आपके राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की बात करेंगे, NCERT। और अगला प्रश्न कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन करेंगे, एक मॉक क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को देंगे। खाली स्थान अधोक्ताय परीक्षा मौखिक परीक्षाएं अंकम नस्ति। इनमें से कौन सी मौखिक परीक्षा में मौखिक परीक्षा का अंग नहीं, यहाँ पे अंग लिखा हुआ, ठीक है। तो मौखिक परीक्षा का अंग कौन कौन होते हैं सभी लोग बताइए? मौखिक परीक्षा के अंग, देखिए मौखिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें होती है? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, सही वाक्य बनाना, विराम चिन्हों को ध्यान देना, ठीक है। तो मौखिक परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट होता है। जब अंगों की बात आती है तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो अधोक्त परीक्षा मौखिक परीक्षा अंग कौन सा नहीं होगा? यानी आपका शलाका परीक्षा होगा, सात्कार होगा, शास्त्रार्थ हो जाएगा। लेकिन नील पत्र का निर्माण परीक्षा ये आपका जो दिया गया है ये मौखिक परीक्षा का अंग नहीं कहलाता है, क्योंकि नील पत्र आगे इसमें लिखा जाएगा। मौखिक में शलाका, साक्षात्कार और शास्त्रार्थ ये तीनों हमारे मौखिक परीक्षा के अंग हो जाएंगे।